हेलो क्लास, नमस्ते। वाइब्रेंट पीरियोडिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म वाइब्रेंट ई लर्निंग पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, पेपर भी अच्छा हुआ होगा। सॉल्यूशन की सीरीज में आज अपन टेस्ट आईजी 11 का सॉल्यूशन देखेंगे। जिस भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत लग रही है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उसका सॉल्यूशन दोबारा से देखें, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, क्या है कि एक 11 अंकीय संख्या आपको दे रखी है और कंडीशन दे रखी है आपको कि x नॉट इक्वल टू वाई यदि 72 से डिविजिबल है तो आपको अंडर रूट एक्स इंटू वाई की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है आपको। 11 अंकीय संख्या दे रखी है, ठीक है। इसमें आपको एक कंडीशन दे रखी है कि x नॉट इक्वल टू वाई है और ये 72 से डिविजिबल है। यदि कोई संख्या आपको दे रखी है, कोई नंबर आपको दे रखा है कि वो उससे डिविजिबल है, तो अपन डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, उसका इस तरह से फैक्टर करते हैं जो को प्राइम नंबर हो, ठीक है ना। तो 72 के इस तरह से फैक्टर कीजिए जो को प्राइम नंबर हो। इसका मतलब क्या हो गया कि उनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 72 के क्या लिख सकते हैं अपन, 8 इंटू 9 लिख सकते हैं, 8 इंटू 9। इनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 8 की डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपन क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के जो कोई भी आपको नंबर दे रखा है, कितना भी बड़ा दे रखा हो, उसके लास्ट के 3 डिजिट्स होंगे, यदि वो डिविजिबल है 8 से तो वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि यदि कोई नंबर आपको दे रखा है, उनका डिजिट्स का सम यदि 9 से डिविजिबल है तो उस कंडीशन में वो नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। इन्हीं का यूज करके अपन क्या करेंगे, इनमें x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो पहले कौन सा इजी रहेगा, पहले 8 का इजी रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 8 लास्ट में 3 दे रखा है तो उसमें 8 का इजी रहेगा। तो आपको 8 का दे रखा है, लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट्स आपको दे रखा है 5x इंटू 6, 5x और 6, ये लास्ट के 3 डिजिट्स है, ठीक है ना। 8 का डिविजिबिलिटी रूल अपन देखें तो पहले इसको 8 से डिवाइड करके देखते हैं। यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 50 का आप 0 मान के चलो, मिनिमम यदि 0 मान के चले तो 50 हो गया। तो 8 6 जा कितना होता है, 48 होता है, 8 6 जा 48 होता है। अब देखो लास्ट में 6 आना चाहिए, और लास्ट में 6 8 के टेबल में कहां का आता है, एक तो 8 इंटू 2 16 होता है और 8 इंटू 7 कितना होता है, 56 होता है। इसका मतलब लास्ट में 56 या फिर 16 बनना चाहिए। कंडीशन अपने पास दो आ गई, या तो 16 या फिर 56 बनने चाहिए। वो कब बन सकता है, यहां देखो 48 में यदि 1 ऐड करेंगे तो 49 नहीं बन रहा या 50 नहीं बन रहा। इसका मतलब यहां क्या ऐड करेंगे, 48 में 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 53 बन जाएगा। इसका मतलब यहां नंबर क्या लिख सकते हैं, 5, यदि 53 लिया ना, 5 3 और 6 ये लिया, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखना डिविजिबल हो रहा है पूरा पूरा। 8 6 48 हो गया, 5 बचेगा 56 हो गया, 56 पूरा पूरा डिविजिबल है, 8 7 56, ठीक है ना। ये पूरा पूरा हो गया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि यहां जस्ट इससे अगले वाला क्या हो सकता है, 56 आ सकता है। यहां 56 यदि लेके चले, 56 लेके चले तो 56 में यदि 5 ऐड करेंगे, देखो 5 ऐड करेंगे तो 61 हो जाता है, और 61 यहां नहीं है, 51 ही है। इसका मतलब 51 में यहां एक लेके आने के लिए नहीं, अपने पास रिमाइंडर एक बचना चाहिए, वो देखते हैं अपन। यहां से 51 56 है ही, 56 में 1 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। इसका मतलब x की जगह 7 पुट करके देखते हैं, x की जगह 7 पुट करेंगे तो 5 7 और 6 है, इसको डिवाइड करो 8 से, 8 से डिवाइड करो, 8 7 जा 56 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या, 1 बचेगा रिमाइंडर, इधर से 6 ले लिया अपन ने, और 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 72 बार क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अपने पास x की दो वैल्यू पॉसिबल होगी, x की अपने पास दो वैल्यू आ गई। पहली तो कौन सी है, पहली तो अपने पास आ गई 3, और दूसरी अपने पास क्या आ गई 1 हो, सॉरी दूसरी अपने पास कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने यहाँ पे 3 लिया तो 3 से डिविजिबल हो रहा है 8 से, और यहाँ पे अपन ने 7 लिया तो भी क्या हो रहा है, ये 8 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब x की वैल्यू अपन ने यहाँ से कॉपी कर ली, ठीक है ना, जो मतलब निकाल लिया यहाँ से। अब ध्यान से देखना, यदि x की वैल्यू अपन 3 लेके देखे, पहले x की वैल्यू यहाँ 3 लेके देखे तो देखिए ध्यान से, 9 का डिविजिबल रूल क्या बोलता है कि जो डिजिट्स का सम है वो क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिटल सम निकालिए यहाँ से, 5 और 5 10 और 8 18, ये बन रहा है 18, 18 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 8 और 8 16 और 4 20, 2 बन गया, 5 और 2 7 और 4 13 4 बन गया, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ 4 बन रहा है, एक्स को यदि छोड़ दें, इसका मतलब डिजिट क्या बन रहा है, 4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बन रहा है। एक्स तो ये हो गया, वाई ये हो गया, और बाकी जो नंबर आपको दे रखे हैं उनका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। अब ध्यान से दे, x की वैल्यू यदि अपन 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू यदि 3 पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7, 7 में क्या ऐड करेंगे, 9 से डिविजिबल हो गए, 7 में
2 ऐड करेंगे तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये वाला वैल्यू क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। उसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, यदि अपन x इक्वल टू 3 पुट करें, ठीक है। उसके बाद अपने पास नंबर बचा 7। तो यहाँ 4 था, 7 11 हो जाएगा। और 11 में कितना ऐड करें, y की वैल्यू कितना लेके आए कि 9 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 से जस्ट बड़ा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, 18 होता है, ठीक है ना। तो 7 और 4 11, 11 में कितना ऐड करेंगे, 18 बन जाए। तो 11 में कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे कि क्या बन जाएगी, 11 18 बन जाएगा। तो ये 7 x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक अपने पास कितनी फाइंड हो जाएगी, 7 फाइंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। एक तो 3 x की वैल्यू 3 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक 2 फाइंड हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 7 आ जाएगी। लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है, दोनों ही वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि इसमें एक ही आंसर दे रखा है। लेकिन हमें एक कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू y। इसका मतलब x और y यहां इक्वल आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी इसमें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सी होगी, x और y के लिए 3 और 2 की वैल्यू जो वो क्या रहेगी, इसमें सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। इसका मतलब x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, 3 ले सकते हैं, और y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो यहां वैल्यू पुट करेंगे तो √x की वैल्यू 3 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो √3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो, यदि एक बार में हो जाता है तो उसको कर दिया करो, अदरवाइज उसको स्किप कर दिया करो, ठीक है ना। ध्यान से देखना एक बार में चाहे जितना भी टाइम लगे, टाइम लगाना, दोबारा उस क्वेश्चन को मत करना, ठीक है ना। उसके बाद सारे क्वेश्चन हो जाए, सेकंड राउंड में उसको करना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए पहले क्या लिखा है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। मिक्स फ्रैक्शन आपको दे रखा है, इंप्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कीजिए। 3 3 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11/3 हो जाएगा यहाँ से। माइनस 9 5 45, 45 + 7 कितना हो जाएगा, 52, 52/9 हो जाएगा यहाँ से। डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। और इंटू 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15/13 हो जाएगा। ये न्यूमिनेटर को अपने क्या कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया एक बार के लिए, ठीक है ना। 13 से ये 4 बार चला जाएगा, 2 से ये 3 बार चला जाएगा, 3 से ये 3 से ये 5 बार चला जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, 11/3 माइनस 20 हो जाएगा। 5 × 4 20 हो जाएगा। 20 थी 60, 60 माइनस कितना हो जाएगा, 49 माइनस के 49/3। ये अपन ने न्यूमिनेटर को सिंप्लीफाई कर लिया। डिनोमिनेटर को यदि करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, देखिए 2/3 इंटू ये कितना हो जाएगा, 4/3। डिवाइड है तो डिवाइड रेसिप्रोकल हो जाता है, 3/1 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 8/3 हो जाएगा। डिवाइड में इसके कितना आ जाएगा, 8/3। इसका मतलब डिनोमिनेटर कितना है, 8/3 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, नोमिनेटर तो कितना आ रहा है, 49 माइनस 49/3, और डिनोमिनेटर कितना आ रहा है अपने पास, 8/3 आ रहा है। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, माइनस के 49/8 और माइनस के 49/8 कौन सा बन रहा है, 8 के 48 और 1 49। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, दो संख्याओं का HCF और एलसीएम क्रमशः 6 और 5040 है। यदि संख्याओं में से एक 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी वो आपको बतानी है, ठीक है। रिलेशन होता है अपने पास HCF इंटू एलसीएम इजिकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है ना। पहला नंबर इंटू दूसरे नंबर। ये आपको 2 नंबर दे रखे हैं तो उनका एलसीएम और उसका HCF को प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है ना। HCF आपको कितना दे रखा है, 6 इंटू 5040 इजिकल टू 210 इंटू दूसरी संख्या अपन ने मान ली, दूसरी को सेकंड ही मान लिया अपन ने, ठीक है ना, वो निकालनी है। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 से कैंसिल करेंगे, 21 2 42, 8 21 के 84 और 24 छिके कितना हो जाता है, 144। इसका मतलब दूसरी संख्या है वो क्या हो जाएगी, 144 हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है, 450 अंक प्राप्त करता है और लक्ष्य से 35% चूक जाता है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके प्राप्त अंकों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको देखना है। देखिए आर को पास होने के लिए पास मार्क कितने हैं, 85% है। इसका मतलब उसके 85% आ जाते हैं तो वो पास हो जाता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, 450 अंक प्राप्त कर रहा है, 450 नंबर वो प्राप्त कर रहा है, लेकिन पास होने के लिए जितने चाहिए उससे 35% से वो चूक जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, चूक रहा है, इसका मतलब उसको पास होने के लिए कितना करना चाहिए, 35% एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। यहां से 35% क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा, तो ये पास हो जाएगा। और ये नंबर दोनों क्या हो जाएंगे, पास मार्किंग ही हो जाएंगे।
यहां भी 85% क्या है, पास मार्क है। और 450 से 35% यदि वो अधिक लेके आ जाए तो भी वो क्या हो जाएगा, पास। तो ये भी क्या हो गया, पास मार्क हो गई, ये भी पास मार्क हो गए। दोनों कंडीशन अपन ने क्या कर लिया, इक्वल पुट कर दिया, ठीक है ना। यहां से क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। ये 35% इधर आएगा तो कितना बच जाएगा, 85 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। और 50% इक्वल टू कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। यहाँ से 100%, यानी इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे उसके, 900 हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 900, इसका मतलब उसका पूर्णांक कितना है, 900 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया पूर्णांक है। 1% की वैल्यू अपने कितनी निकाली, 9% निकाल ली ना। 1% की वैल्यू 9, तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए था, पास होने के लिए चाहिए उसको 85%। इसका मतलब 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से भी 85% है, मल्टीप्लाई कर दिया तो 85% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 85, सॉरी 9 इंटू 85। इतना नंबर चाहिए उसको पास होने के लिए। पास होने के लिए इतना चाहिए, उसने लिए कितने, 450, तो कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी वो निकालना है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, पास होने के लिए 450 चाहिए। अब उसको कितने मिले, 9 5 जा 45, 72 और 4 कितने हो जाएंगे, 76, 765 नंबर चाहिए उसको, ठीक है ना। पास होने के लिए 45, 72 और 4 76, पास होने के लिए 765 चाहिए। उसने लिए कितने, 450, कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 600, 765 में से 450 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5, 1 और 3, 315 नंबर चाहिए उसको। कितने चाहिए, 315। और 315 नंबर चाहिए कितने पर, 450 पर, इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहां से कैलकुलेशन करनी है अपने को, ठीक है। 0, सॉरी 315, ठीक है। 9 5 45 हो जाएगा, 9 3 27, 4 9 5 45, 5 से ये 7 बार चला जाएगा। और 7 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 70%। इसका मतलब उसको कितने की रिक्वायरमेंट रहेगी, 70% की रिक्वायरमेंट रहेगी। यदि वो 70% नंबर और लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने की बजाय उससे गलती से 7/5 से गुणा किया तो गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा वो आपको बताना है। क्या करना है, किसी संख्या को 3/2 से गुणा करना था, लेकिन गलती से किसी ने क्या कर दिया, 7/5 से गुणा कर दिया, 7/5 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए 15 से 7 दुए 14, कितने की कमी आई आंसर में, 1 की। कितने पर, 15 पर। और परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो और 1/15 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 6:2/3% होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। यदि आपको 2 कंडीशन बनती है, 3 और 7 से विभाज्य है वो पूछता है एक बार, और एक बार पूछता है कि जैसे 3 और 7 से विभाज्य नहीं है वो संख्या पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा क्या किया गया। पहले तो इसके बीच में निकालो टोटल संख्या कितनी है, 500 से लेकर 650 के बीच में कितनी संख्या है। यदि दोनों इंक्लूड है तो, यदि इंक्लूड नहीं होती है यदि दोनों में से एक, तो उस कंडीशन में कितनी संख्या होती, उस कंडीशन में होती दोनों 150 संख्या। दोनों इंक्लूड है तो इसका मतलब दोनों संख्या कितनी हो जाएगी, 151। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे इसके बीच में, 500 से लेकर 650 के बीच में 151 नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना। इनके बीच का गैप किया और एक ऐड कर दिया तो इसका मतलब 151 हो जाएगा, ठीक है। 151 नंबर है। इन 151 नंबर में 3 से डिविजिबल संख्या कौन कौन सी होगी, देखो कितनी होगी, 151 को 3 से डिवाइड किया अपन ने तो कितना आया, 50 बार पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब 3 से डिविजिबल कितनी संख्या है, 50 संख्या है। फिर निकालो आप 7 से डिविजिबल, 7 से डिविजिबल संख्या देखेंगे तो 7 से डिविजिबल कितनी संख्या है, 151 के बीच में, इसको 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 हुए 14 और 7 21 संख्या है। अब देखिए इसके अंदर 3 के अंदर और 7 के अंदर दोनों के अंदर एक ऐसा नंबर है जो 2 बार काउंट हो रहा है, कौन सा है, इन दोनों का एलसीएम 21। 21 इसके अंदर भी, 21 से डिविजिबल संख्या है वो इसके अंदर भी आ रही है, 21 से डिविजिबल संख्या वो इनके अंदर भी आ रही है, वो हटानी पड़ेगी। और 21 तक डिविजिबल कौन सी संख्या वो निकाल दीजिए इसमें से। तो 150 151 तक टोटल 21 से डिविजिबल कितनी संख्या होगी, कितनी होगी, 21 7 147, 7 संख्या होंगी, ठीक है ना। 7 संख्या ऐसी होंगी जो 21 से डिविजिबल है। तो पहले तो आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल कितना हो जाएगा, 171 हो जाएगा, और 71 हो जाएगा। 71 में से ये 7 21 वाली घटा दी तो कितना बचेगा, 64 बच जाएगा। इसका मतलब 64 संख्या यानी 64 नंबर्स ऐसे हैं 500 से लेकर 650 के बीच में जो 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है ना। 64 नंबर्स ऐसे हैं जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल है। हमें पूछा क्या है कि डिविजिबल नहीं है, टोटल संख्या 151 थी, उसमें से 64 माइनस कर दिया तो कितना बच जाएगा, 7 और 14 में से 6 के 8,
87 नंबर्स ऐसे होंगे जो उसके बीच में बच जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम में बेचता है, अगर वह उसे 33% अधिक लेकर बेचता तो उसे 14% का लाभ होता। 25% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यदि वो 16% कम में खरीदता है, 14% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 33% अधिक लेके आता है वो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों के बीच का गैप कितने का है। पहले वो क्या कर रहा है, 16% कम में खरीद रहा है, फिर क्या कर रहा है वो 14% का प्रॉफिट कमा रहा है उस पर, 14% का, और इंटरवल कितने का आ गया, बीच का गैप 33 रुपए का आ गया। इसका मतलब बीच का गैप कितने का हो गया, ये कम है ये ज्यादा है, तो 14 और 16 और 14 का गैप कितने का भी हो जाएगा बीच में, 30 का गैप हो जाएगा। 30% की वैल्यू कितनी देर के, 33। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11, और 100% की वैल्यू 110। इसका मतलब कितना हो जाएगा, उस वस्तु का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एमपी कितना हो जाएगा, 110 रुपए हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि यदि उससे 25% कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, 110 सीपी है, उस पर क्या कर रहा है वो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/4। इसका मतलब 5/4 में उसको क्या करेगा, सेल करेगा, 5/4 में सेल करेगा। इसका मतलब 2 से 55 बार चला जाएगा, 5 5 25 और 27, 275/2, और 275/2 को क्या लिख सकते हैं, 13 2 26, 7 और 5, 137.5 के आंसर हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोसेक 58 प्लस थीटा माइनस सेक 32 माइनस थीटा प्लस साइन 15 साइन 35 सेक 55 साइन 30 डिग्री और सेक 75 डिग्री इक्वल टू वैल्यू क्या होगी इसकी। देखिए ध्यान से, यदि कोसेक और सेक का पेयर 90 का बन रहा है तो उस कंडीशन में वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए कोसेक है या सेक है, 58 प्लस थीटा और 32 माइनस थीटा, दोनों की यदि सम करेंगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 58 प्लस 32 कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब इन दोनों की जो वैल्यू है कट कर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां से देखिए साइन 15 डिग्री साइन 35 डिग्री। देखिए सेक 55 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 35 डिग्री लिख सकते हैं। कोसेक 90 माइनस 55 करेंगे तो भी क्या आएगा, 35 करेंगे तो भी क्या आएगा, सेक 55 ही आएगा, ठीक है ना। फिर क्या लिख सकते हैं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इंटू सेक 75 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोसेक 15 हो जाएगी, कोसेक 15 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए कोसेक 15 साइन 15 कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा, साइन 35 और कोसेक 35 कट के कितना हो जाएगा, 1 बचा क्या, 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, टी समय में एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से अर्जित साधारण ब्याज मूलधन का 5/8वां हिस्सा है। यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे तो समय के परिवर्तित मान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है ना। इस समय किस हिसाब से बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, वो आपको बताना है, ठीक है। पहले तो टी की वैल्यू निकालिए यहां से कितनी होगी। टी की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए, टी के लिए आपको क्या दे रखा है कि जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना है, 5/8 है, ठीक है ना। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, यदि 8 रुपया लेके चले तो उस कंडीशन में ऐसा ही कितना हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा 5। यदि 8 रुपए प्रिंसिपल मान के चलते हैं तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा। यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 8 रुपए प्रिंसिपल है, ऐसा ही लग रहा है, 10% की रेट है, टाइम अपन ने मान लिया टी है, अपॉन 100 इक्वल टू मिला कितना, 5 रुपए मिल गया, ठीक है ना। तो यहां से टी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी 25/4 हो जाएगी, 25/4, ये टी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या बोला कि यदि ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी जाए और साधारण ब्याज वही रहे तो समय में परिवर्तन मान के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए क्या दे रखा है, प्रिंसिपल वही है, एसआई भी सेम है, प्रिंसिपल 8 रुपए है, रेट 10 का कितना गुना है, 10 का 3/4 है, 3/4 गुना है, अपॉन 100, और टाइम आपको टी ही दे रखा है अभी भी, और वही रेट क्या चल रही है, ऐसा ही कितना मिलेगा, 5 रुपए मिलेगा, ठीक है ना। यहां से कितना लिख सकते हैं, 4 से 2 बार चला जाएगा, 2 से ये 5 बार चला जाएगा, और टी इक्वल टू भी कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 25/3 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 25/3 चौथाई है ना, 25/3 हो जाएगा, और बढ़कर कितना हो रहा है, 25/3 हो रहा है। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8 या 24 25/3, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक व्यक्ति ने सावधि जमा में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 15,600 रुपए जमा किए। प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद वह अर्जित लाभ को मूलधन में जोड़ता है। 4 वर्ष के अंत में ब्याज क्या होगा वो बताना है। आपको इस डाटा की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करो, आप 100 मान लीजिए। प्रिंसिपल यदि 100 रुपए है पहले, तो 2 साल रेट कितनी है, 10% रेट है। और हर 2 साल में अपन क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल यानी हर 2 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आता है वो उस मूलधन के अंदर क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रिंसिपल के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। तो 100 रुपए यदि लेंगे तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 100 रुपए पर 2 साल का ब्याज होगा 10% की रेट से 20 रुपए हो जाएगा। 20 रुपए ब्याज मिल गया। इसका मतलब अब ब्याज कितना मिल गया, 2 साल का 20 रुपए, यहां से 20 रुपए मिल गया। अब क्या कर दिया, ब्याज को हर 2 साल के बाद ब्याज को प्रिंसिपल के अंदर मिला लिया। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अब 120 रुपए हो जाएगा। 20 रुपए ब्याज, 100 रुपए ये 120 हर 2 साल के बाद। अब इन 120 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना मिलेगा, 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। 120 पर 2 साल का 10% की रेट से ब्याज कितना हो जाएगा, 22 × 2 12 × 2 24 रुपए। 24 रुपए यहाँ पे ब्याज मिल जाएगा। 2 साल का ब्याज ये हो गया। ब्याज टोटल मिला कितना, 20 रुपए यहाँ मिला, 24 रुपए यहाँ मिला, टोटल ब्याज कितना मिल गया, 44 रुपए ब्याज मिल गया। ध्यान रखना, अपन प्रिंसिपल कितना मान के चले हैं, 100 यूनिट, और यहाँ प्रिंसिपल दे कितना रखा है, 156, 15,600 दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 156। और हमें निकालना क्या है कि टोटल कितना ब्याज मिला, 4 वर्ष के अंत में ब्याज कितना मिला वो बताना। ब्याज कितना मिला, 44, तो इसको भी 44 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 44 से करेंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 15 चौके 60 और 2 62 हो जाएगा। और यही सेम इसमें हो जाएगा। तो कितना लिख सकते हैं, 4 और 2 6, 8 और 6, 6,864 रुपए ब्याज मिल जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, 6,864 रुपए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो 15,600 को भी मान के 2 साल का ब्याज वैसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि वार्षिक ब्याज दर पर 2432 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में 2681.28 रुपए हो जाती है। तो समान दर पर 2 गुने ब्याज दर पर समान राशि पर 4 सही 3/8 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। 32 और 3 35 7, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या दे रखा है कि 2432 रुपए है। हर 2 साल के बाद कितना हो रहा है, 2681.28 हो जाता है। डेसिमल रिमूव किया, इधर 0 लग गए तो, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है। 8 से कैंसिल हो रहा है, 8 या 24 0, 8 चौके 32, 8 से ये भी कैंसिल हो रहा है, 8 या 24 2, 8 या 24 4, 8 5 या 40 1, 8 एक बार चला जाएगा, और 6 के 48, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से हो रहा है, 4 7 चौके 28, 4 6 के 24 7600। फिर ये 4 से कैंसिल हो रहा है, तैतीस 516, ठीक है। किससे कैंसिल कर दिया, 4 से कैंसिल कर दिया, ये भी 4 से कैंसिल होगा। 8 चौके 32, 4 4 3 12, 3 4 7 28, 3 4 9 में 36, ठीक है। ये 4 से कैंसिल होगा। अब ध्यान से देखिए 19 आ रहा है ना, 19 से कैंसिल करो इसको। 19 चौके 76, 4 बार चला जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 19 चौके 4 और 3 7, 77, 19 चौके 76 और 19 एक बार चला, ये 19 से 4 बार चला जाएगा, 400, ठीक है। ये कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए आपकी, जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना टाइम बचेगा, अदरवाइज कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। 400 से कितना हो रहा है, 441 हो रहा है 2 साल के बाद। तो 1 साल यदि निकालना है तो हर साल की रेट के लिए अंडर रूट कर देंगे 2 साल से, ये हो जाएगा 20 से कितना हो रहा है, 21 हो रहा है। तो रेट कितनी आ जाएगी, 1/20 × 100। इसका मतलब रेट कितनी आ गई अपने पास, 5% की रेट आ गई। यहाँ से रेट निकाल ली 5%, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमें पूछा क्या है कि समान ब्याज दर पर 2 गुने ब्याज दर पर, सॉरी समान ब्याज दर के 2 गुने ब्याज दर पर समान राशि पर 4 सही 3/8 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज बताना है कितने रुपए पर, 2432 रुपए पर, वही कितनी 5 डबल रेट है, 10% की रेट हो गई। टाइम कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 और 3 35, 35/8 और बटे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब कैलकुलेशन कर दीजिए यहाँ से, 8 24, 8 चौके 32, 0 से 0, 5 2 10, 5 7 35,
2 से कितनी बार चला जाएगा, 15, तो 152, तो 7 दुए 14, 15 7 105 और 106, 1064 ब्याज मिल जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक विक्रेता एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वस्तु के लागत मूल्य पर 20% की वृद्धि हो जाती है तो उसी अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ परिवर्तन में कोई परिवर्तन ना हो, लाभ प्रतिशत में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है ना, ध्यान से देखिए। पहले 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहां से सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा अपने पास। डायरेक्ट क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट % अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये तो होगा 100 माइनस डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 75 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 15 5 बार चला जाएगा, 15 8 120, 5:8 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या दिया है। यदि 20% की वृद्धि कर दीजिए, लागत मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी, इसमें 20% की यदि वृद्धि करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए ताकि लाभ में प्रतिशत परिवर्तन में कोई अंतर नहीं। अब लाभ कितना हो रहा था पहले, 20% का, लाभ अभी भी कितना होना चाहिए, 20% का होना चाहिए। सीपी यदि 6 है तो 6 पर 20% का प्रॉफिट लेंगे। देखिए 8 रुपए पहले एमपी था, 8 रुपए पहले एमपी था। अब एसपी कितना हो जाएगा, 6 रुपए पर। देखिए एमपी और एसपी का रेशियो आएगा। एमपी कितना है, 8 रुपए, सीपी कितना है, 6, और 6 पे प्रॉफिट कितना ले रहा है वो, 20% का। पहले जितना ही प्रॉफिट होना चाहिए, इसका मतलब 20% का ही अभी भी प्रॉफिट होना चाहिए। और प्रॉफिट होने का मतलब कितना, 20% का प्रॉफिट होने का मतलब कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाना चाहिए खुद का। ये एसपी आ गया, तो कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा अपने को, तो ये कितना हो जाएगा, 8 5 40 36। कितने की कमी करनी पड़ेगी, अंकित मूल्य पर कितने % की छूट दी जानी चाहिए, 4 की छूट दी जानी चाहिए। कितने पर, 40 पर, और इंटू 100 हो जाएगा। तो कितने % की हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि धनराशि ए बी सी के बीच 9 6 और 11 के अनुपात में बांटी जाती है, यदि ए अपने हिस्से से 500 रुपए सी को दे देता है तो ए बी सी के हिस्सों का अनुपात 4 3 और 6 हो जाता है। बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना होगा वो बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन में ए बी सी का हिस्सा बताना है। देख रेशियो क्या दे रखा है, 9 6 और 11 दे रखा है, 9 6 और 11 का। फिर क्या किया उन्होंने कि ए ने अपने हिस्से के 500 रुपए सी को दे दिए। ए ने अपने हिस्से के 500 रुपए, ए ने अपने हिस्से के 500 रुपए सी को दे दिए। इसको दे दिए, सी को। तो रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, कुछ ना कुछ ऐसी एक चीज है जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इनके बीच का गैप निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ 500 की कमी हो रही है तो यहाँ 500 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस रेशियो फॉलो करना चाहिए। तो अपन किससे लगा सकते हैं, क्योंकि इनमें इनकी जो वैल्यू है उनमें तो वृद्धि या कमी हो रही है, लेकिन इसकी जो बी की जो वैल्यू है वो सेम रह रही है। यहां भी यदि 6 रुपए मिल रहे हैं तो यहां भी कितने मिलने चाहिए, 6 रुपए। 6 रुपए मिलने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। इसका अब इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12। अब ध्यान से देखिए, 9 से 8 हो रहा है, 1 की कमी हो रही है यहाँ पे। यहां से 11 से 12 हो रहा है, 1 की वृद्धि हो रही है। और ये 1 की कमी और 1 की वृद्धि क्यों हो रही है, क्योंकि इसने 500 रुपए इसको इसने दिए हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। हमें पूछा क्या है कि बी और सी के आरंभिक हिस्सों का योग कितना होगा। बी और सी का आरंभिक हिस्से कितने हो जाएंगे, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 17 × 5 8500 रुपए क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 280 हो तो एक्स वाई इक्वल टू 120 हो तो एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो पहले तो यहां से एक्स प्लस वाई निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 प्लस एक्स वाई 120 है, 120 का डबल कितना हो जाएगा, 240। यहां से कितना हो जाएगा, 520 हो जाएगा। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ गया अपने पास। तो यहां से एक्स प्लस वाई ओनली यदि निकालना है तो वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 520 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये आ गया अपने पास अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, दूसरा देखिए ध्यान से, एक्स माइनस वाई निकालना है तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे, इसमें ऊपर वाला जैसा किया। यहां माइनस हो जाएगा तो ये 280 हो जाएगा, और यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा 240। तो फॉर्मूला वही लगेगा। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 40, और x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 40 हो। ये दोनों वैल्यू उसके अंदर पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ यदि पुट करेंगे तो x प्लस वाई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई अंडर रूट 40, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 520। अंडर रूट कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40/520। ये कितनी बार चला जाएगा, 13 बार। इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√13। 1/√13 कौन सा है, ये वाला ऑप्शन। 1/√13 लिखो या फिर अंडर रूट 1/13 लिखो, दोनों ही कंडीशन सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 60 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 24 किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 12% का क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक है ना। देख रहे हैं पहली कंडीशन में ये चावल है, दूसरे टाइप की ये चावल है। 60 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेके आ रहे हैं इसको, दूसरा है उसको 42 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लेके आ रहे हैं। इसकी क्वांटिटी कितनी है, 24 kg है। 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले की क्वांटिटी कितनी है, 24। आपको बताना है कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 12% का प्रॉफिट हो, तो पहले टाइप के जो चावल है उनको किस हिसाब से मिलाना जाना चाहिए, किस रेशियो में मिलाया जाएगा या फिर कितना मिलाया जाएगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 12 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 100 की चीज को कितने में सेल कर दिया, 112 में। यस भी दे रखा है। अपन एलिगेशन लगाते हैं तो वो सेम चीजों के बीच में लगाते हैं, मिक्सचर या एलिगेशन लगाते हैं वो सेम चीजों के। यहाँ अपन ने किन के बीच में लगाया, सीपी के बीच में लगाया, तो यहाँ जो बीच में जो वैल्यू आएगी वो भी हमेशा क्या होगी, सीपी होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो दे रखा है वो बेच रहे हैं, इसका मतलब एसपी आ रहा है, तो मिश्रण का सीपी निकालो पहले। तो ये 56 रुपए दे रखा है एसपी, 112 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56 दे रखी है। इसका मतलब कितना हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो 100 का कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, हाफ। इसका मिक्सर जो मिक्सर आपको फाइंड हो रहा है उसका सीपी कितना आ रहा है, 50 रुपये आ रहा है। यहां से एलिगेशन लगा सकते हैं, ये 50 रुपये यहां आ जाएगा। अब निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 50 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 8, और 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 60 माइनस 50 10 हो जाएगा। यहां से कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। अब 42 रुपये प्रति किलोग्राम वाले कितने केजी चावल ले रहे हैं, 24 kg ले रहे हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। इसकी कितनी हो जाएगी, 24 तो 48, 4.8 गुना हो रहा है ना। ये भी 4.8 गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 3 19, 19.2 kg देना पड़ेगा, ठीक है। तो 19.2 kg कौन सा है, ऑप्शन टी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, निखिल और नेहा ने 5:4 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। नेहा ने निखिल की तुलना में 1 वर्ष अधिक समय के लिए निवेश किया। उनके लाभ का अनुपात 6:5 है। ज्ञात कीजिए कि नेहा ने कितने समय के लिए धन का निवेश किया। ध्यान से देखिएगा, प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम के रेशियो में डिवाइड होता है। जितने टाइम के लिए आप जितने रुपए का इन्वेस्टमेंट करोगे उसी के हिसाब से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। इसका मतलब टाइम इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू यहां से कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में कर रहे हैं, ठीक। ये इस हिसाब से निकलेगा, ठीक है। प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर रहे हैं। अब आपको दे रखा है कि प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप निखिल और नेहा। ये निखिल और ये है नेहा, ठीक है ना। निखिल और नेहा किस रेशियो में कर रहे हैं, 5:4 के अनुपात में कर रहे हैं, ठीक है। टाइम का भी नहीं पता में, और प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट आपको दे रखा है 5:6:5 के अनुपात में प्रॉफिट ले रहे हैं। तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रॉफिट टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे। प्रॉफिट ये इन्वेस्टमेंट को इससे डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा डायरेक्ट। 6/5 कर दिया, इसको इससे डिवाइड कर दिया, 5/4 कर दिया, ये आ गया टाइम का रेशियो डायरेक्ट। यहां से डायरेक्ट आ गया। यहां से करेंगे 6 चौके 24 और 5×5 25, 24:25 के अनुपात में क्या करेंगे, क्या आ रहा है, टाइम का रेशियो आ रहा है। और नेहा ने निखिल से कितना किया, 1 वर्ष अधिक निवेश किया। नेहा ने निखिल से 1 वर्ष अधिक का निवेश किया। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1 ही दे रखी है। इसका डाटा क्या है, बिल्कुल सेट है, ठीक है ना। ये 24 साल के लिए कर रहा है, ये कितने साल के लिए कर रही है, 25 साल के लिए कर रहा है, ठीक है। तो नेहा ने कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, नेहा ने कितने टाइम के लिए किया, 25 साल के लिए किया। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए,
17 क्रमांकित विषम संख्या है, यदि पहली 11 संख्याओं का औसत 6 तो अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके करने के, अपन इसको एलिगेशन से करेंगे। देखिए ध्यान से, हमें पता है कि n क्रमागत ओड नंबर्स का एवरेज कितना होगा, n ओड नंबर्स का n ओड कंसेक्यूटिव लिखे हैं, ठीक है, तो ओड नंबर्स का एवरेज कितना होगा। यदि सम बात करें तो पहले सम की यदि बात करें तो सम तो होता है n स्क्वायर, और यदि एवरेज की बात करें तो एवरेज होता है n ही होता है। ठीक है ना, जब आपको पूछा जाए पहली 11 है या फिर पहली 15 है, ओड नंबर का एवरेज कितना होगा तो 15 ही होगा। पहली 20 ओड नंबर्स का एवरेज कितना होगा तो 20 ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहां से देखिए पहले 11 का आपको दे रखा है और 6 का पूछा है, तो इसको 11 और 6 के रेशियो में डिवाइड करते हैं अपन, 11 और 6 में। ठीक है, पहले यदि 11 शुरू की 11 है तो इसका मतलब एवरेज कितना होगा 11 ही रहेगा। एक्स की वैल्यू कितनी है इसमें, इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 11 लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ है 11 ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, पहली 11 का। आगे वाली है उसका हमें नहीं पता, उसको अपन ने मान लिया वाई है, कुछ भी है। ऑल ओवर 17 संख्या है, क्रमागत 17 विषम संख्या है, उनका एवरेज भी कितना होगा 17 ही रहेगा, ये वाला आ गया। और संख्याएं किस रेशियो में है 11:6 में है। ठीक, ये वाला बनेगा। अब यहां से देखिए 17 - 11 6 आ रहा है, ये इसमें से घटा है तो इसमें से क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो ये वाला छोटा है तो ये वाला बड़ा होगा, तो 17 + 11 कितना हो जाएगा 28। अब आपको देखना है ये x इक्वल टू है, x इक्वल टू अपन ने 11 मान लिया। अब आपको देखना है कि इनका सम एवरेज है वो कितना आ रहा है 28 आ रहा है, तो x की वैल्यू 11 पुट करने पर 28 एवरेज किसमें बन रहा है देख लीजिए, यहां नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, यहां भी नहीं बन रहा, एकमात्र ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 17 और 11 कितना हो जाएगा 28 ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, पी किसी संख्या का 1/4 भाग 18 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि उस काम का 37.5% पूरा किया गया और उसे छोड़ दिया, क्यू ने शेष काम को 40 दिनों में पूरा किया, एक साथ काम करते हुए उसी काम का 17/40 इससे कितने दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है ना, पी देखिए, पी उस टोटल वर्क का 1/4 1/4 जो पार्ट है वो कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं 18 दिनों में, तो पी टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा कर देंगे, पी टोटल वर्क कितने दिनों में पूरा कर देंगे 18 चौके 72 दिनों में पूरा कर देंगे। ठीक है, 72 डेज में वो क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया, उसने उस काम का 37.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/8, 3/8 लिख सकते हैं। इसका मतलब 37.5 का 3/8 भाग यदि पी ने पूरा किया है तो क्यू ने कितना किया होगा, क्यू ने उस भाग का 5/8 भाग, उस काम का 5/8 भाग कितने दिनों में पूरा किया है 40 दिनों में पूरा किया, तो क्यू पूरा काम कितने दिनों में पूरा कर देंगे 5 से 8 बार चला जाएगा, 8 8 64। इसका मतलब क्यू पूरे दिन काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे 64 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये पी और क्यू का टोटल वर्क आ गया। ठीक है, टोटल वर्क अपन ने मान लिया, दोनों का एलसीएम 64, इसमें भी 8 8 64 और 9 आ जाएगा, 64 × 9 हो गया, टोटल वर्क ये आ गया अपने पास 64 × 9। यदि 72 को 64 × 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 8 बेहतर 8 8 64, इसकी एफिशिएंसी 8 आ जाएगी और 64 इसकी एफिशिएंसी 9 आ जाएगी, 9 और 8 इनकी एफिशिएंसी आ गई अपने पास। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमें पूछा क्या है कि टोटल वर्क का 17/48 कितने दिनों में पूरा कर देंगे। टोटल वर्क कितना है 64 × 9, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 9 और 8 17। इस टोटल वर्क का कितने पार्ट है 17/48 कितने दिनों में पूरा कर देंगे, कितने दिनों में ही पूरा कर देंगे। ठीक है, देखिए 17 से 17 कैंसिल, 16 × 48, 16 चौके 64, 3 से ये 3 बार और 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 डेज, तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे 12 दिनों में पूरा कर देंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, समान वस्तु पर ट्रेडर ए 25% की एकल छूट देता है और ट्रेडर बी 20 और 5% की दो क्रमागत छूट देता है, यदि ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ए है और ये बी है, ये तो अकेली छूट दे रहा है 25% की, ये क्या कर रहा है पहले 20% और फिर 5% की डिस्काउंट दे रहा है, तो ऑल ओवर डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20 + 5 - 5 × 20/100, 20 5 25, 25 - से कितना हो जाएगा 24% का डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ 25% का डिस्काउंट दे रहा है, यहाँ 24% का डिस्काउंट दे रहा है, वो कितने का कमी आ रही है 1% की कमी आ रही है, 1% की। सेम चीज है, 1% की वैल्यू कितनी है 320 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32,000 रुपये हो जाएगी, तो उस वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा 32,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट देखिए, मुंबई से एक लोकल ट्रेन
तेज लोकल ट्रेन लिखना, ठीक है ना। ए फास्ट लोकल ट्रेन इन मुंबई टेक्स 45 मिनट्स लेस देन ए स्लो लोकल ट्रेन टू ट्रेवल 150 किलोमीटर। If the speed of the fast local train is 10 km per hour more than the speed of the slow local train, find the speed in kilometer per hour of the slow local train। ठीक है ना, आपको इंग्लिश में थोड़ा देख लेना, ठीक है। आगे ट्रेन नाम नहीं लिखा हुआ है इनके बीच में, ध्यान से देखिए। टाइम के बीच में गैप दे रखा है, टोटल डिस्टेंस दे रखी है, और स्पीड के बीच का भी डिस्टेंस दे रखा है। तो डायरेक्ट इसमें अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू दो चीजों की आपको स्पीड दे रखी है, तो क्या होता है S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 इंटू डेल टी। डेल टी मतलब टाइम का बीच का इंटरवल। ये वाला रिलेशन इसमें क्या करेंगे अपन, यूज करेंगे, ठीक है ना। आपको डिस्टेंस दे रखी है 150 किलोमीटर, स्पीड के बीच का गैप कितने का, 10 किलोमीटर ज्यादा है। स्लो वाली के S मान के चलें या X मान लो, ठीक है ना। स्लो वाली के X मान के चलें तो फास्ट वाली कितनी हो जाएगी, X प्लस 10 हो जाएगी। बीच का गैप कितने का हो जाएगा, 10 किलोमीटर का ही हो जाएगा। और 45 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितना कितना हो जाएगा, 3/4 घंटे हो जाएंगे। तो 3/4 यहाँ कर दिया बस, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, कैसे भी निकाल सकते हो आप। 3 से ये 50 बार चला जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 50 इंटू 40 हो जाएगा पूरा पूरा, इजिकल टू x इंटू एक्स प्लस 10। ये बन रहा है, ठीक है ना। 40 इंटू 40 प्लस 10 की फॉर्म में बन रहा है, x इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है। यदि कंपेरिजन करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। तो स्लो जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक नाव धारा के अनुकूल 16.9 किलोमीटर की गति की दूरी 52 मिनट में तय कर सकती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की धारा के अनुकूल 84 किलोमीटर यात्रा करने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, धारा के अनुकूल जा रही है, एक्स प्लस वाई होगी, ठीक है ना। एक्स धारा की, सॉरी एक्स नाव की है और वाई धारा की है, ठीक है ना। 16.9 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना ले रहा है, 52 मिनट ले रहा है। सेकंड में कन्वर्ट, आवर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से कर दिया, ठीक है ना। या तो इससे मान लो डिवाइड कर दिया, 10 13 13 169 हो जाएगा, 13 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 से 3 बार चला जाएगा, 13 3 39/2, 39/2 क्या लिख सकते हैं, 19.5 लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। ये आगे अपने पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। डाउन स्ट्रीम की स्पीड अपने पास क्या आ गई, 19.5 आ गई। उसमें से आपको क्या दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 16.5 किलोमीटर पर आवर। ये आगे अपने पास बोट की स्पीड आ गई। अब मैं पूछा गया कि प्रतिकूल जा रहे हैं, प्रतिकूल जा रहे हैं कितना, 84 किलोमीटर, x माइनस वाई, प्रतिकूल जा रहे हैं तो कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई टाइम ये लगेगा। 83 किलोमीटर धारा के डाउन स्ट्रीम में यदि जाएंगे, सॉरी अप स्ट्रीम जाएंगे तो कितना टाइम लेगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगा, x माइनस वाई का टाइम लेगा। तो 84 किलोमीटर ये है, ये कितना हो जाएगा 16.5 माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से कितना हो जाएगा 84, ये हो जाएगा 13.5 किलोमीटर हो जाएगा पर आवर हो जाएगा। कैंसिल करेंगे 0, 13 15 सेकेंड चलो, 15 नहीं 135, 15 5 75, 15 6 90, 56/9 हो जाएगा। 9 6 54 पॉइंट, 9 6 54 2 आ जाएगा, 9 2 18, फिर 2 6.22 आवर लग जाएंगे, 6.22 घंटे लग जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो ए की वैल्यू आपको बतानी। यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, और यदि इसके मूल बराबर हो तो उस कंडीशन में अपने पास डी, यानी रिलेशन क्या होता है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 4ac होगा, ठीक है ना। बी इक्वल टू क्या होता है 4ac होता है, ये ध्यान में रखना है। यहां से ए इक्वल टू क्या है, यहाँ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो क्या होता है, ए होता है। बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कितना है -4। और सी क्या होता है, जो वेरिएबल टर्म होती है वो होती है सी इक्वल टू यहाँ क्या है ए है। ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो बी स्क्वायर मतलब 4 का -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इजिकल टू 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1, ठीक है। यहाँ से 16 हो जाएगा, 16 इजिकल टू 4a हो जाएगा। यहाँ से ए इजिकल टू कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है ए की वैल्यू। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। एबीसीडी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें
एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए को क्रमशः पी क्यू आर एस पर स्पर्श करता है। बी सी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है, बीपी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर और सी डी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी वो आपको बतानी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये बना लेते हैं अलग से। इस तरह से डी पर राइट एंगल है, ये हो जाएगा यहाँ पी और ये टच हो रहा है यहाँ पे पी क्यू आर और एस, ठीक है। यहाँ से देखिए 90 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है, इसको यदि कनेक्ट करेंगे ये भी क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ये भी टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, ये भी कनेक्ट हो रहा है। ये यदि आर है, ये 90 है तो ये भी कितना हो जाएगा आर। ये रेडियस है, ये आर है तो ये भी, इसका मतलब ये क्या बन रहा है यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है ना। ये स्क्वायर बन रहा है, इनमें से किसी एक की साइड निकाल लो, अपने पास रेडियस आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए बीसी दे रखा है पूरी लेंथ, बी से सी ये वाले कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर दे रखी है। बी से पी कितना दे रखा है, बी से पी दे रखा है 28 सेंटीमीटर। यदि ये पूरी 40 है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इससे ये दोनों तरफ टेंजेंट डाली गई है। देखिए ये एक्सटीरियर पॉइंट है, इस पे ये टेंजेंट और ये दोनों टेंजेंट डाली गई है, तो दोनों की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। इसका मतलब ये 28 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 28 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। टोटल 40 थी, 40 में से ये 28 ही है तो कितनी बच जाएगी 12 सेंटीमीटर बच जाएगी, ठीक। फिर आपको क्या दे रखी है सी डी दे रखी है, सी से डी ये बारी पूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर दे रखी है 25 सेंटीमीटर। उसमें से ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट है, इस पे दोनों टेंजेंट डाली गई है तो ये भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसका मतलब ये कितनी बची टोटल, यदि 25 है 25 में से 12 ये है तो आर इक्वल टू कितना बच जाएगा 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 13 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 2019 और 2020 के दौरान डीलरों ए बी सी डी ई द्वारा बेची गई मोटरसाइकिलों की संख्या आपको सैकड़ों में दे रखी है। आपको बताना क्या है कि किस डीलर के द्वारा 2019 की तुलना में 2020 में मोटरसाइकिलों की बिक्री की तुलना में 15% से कम है, ठीक है ना। यानी 15% से कम 2019 के कंपैरिजन में 2020 में सेल किया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले ऑप्शन से ही जाना है, सारा नहीं चेक करना है, 5 है यहाँ 4 ही चेक करने हैं अपने। ए देखिए, ए 2019 में 200 लेके आ रहा है और ये वाले 200 2019 के हैं और ये वाले कितने हैं, ये वाले 2019 के हैं, ये वाले 2000 जो डार्क कलर के वो 2019 के और सॉरी हल्के हैं वो क्या है 2020 के। देखिए यहाँ 200 थे 240 थे। ए में कितने की वृद्धि हुई है, ए में 40 की वृद्धि हुई है, कितने पर 200 पर, ठीक है ना। ए के लिए निकाल लेते हैं, अलग अलग निकाल लेते हैं यहां से। ए पर 40 की वृद्धि हुई है, कितने पर 200 पर, कितने की होगी 5 1/5 इंटू 100। इसका मतलब कितने की वृद्धि होगी 20% की वृद्धि होगी, यहां से 20% की वृद्धि होगी यहां से, ठीक है ना। दूसरा आप यहां से बी ऑप्शन ई निकाल लीजिए। ई में कितने की वृद्धि हुई है, देखिए 50 की वृद्धि हुई है, कितने पर 350 पर इंटू 100, 5 7 35 और 100/7 का मतलब कितना हो जाएगा 14 सही 2/7%। ये 15 से कम आ रहा है, देखो 14 से ही 2/5, ये वाला ऑप्शन है वो 15 से कम आ रहा है, ठीक है ना। तो 15 से कम वाला इसका मतलब एक ही रहा होगा, तभी तो एक आंसर है अपना। इसका मतलब आंसर तो अपना क्या हो गया, ये वाला ही हो जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। दूसरा आगे वाले चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे वाले भी करोगे तो वो 15% से ज्यादा ही आएंगे आपके, ठीक है ना। तो ध्यान से देख लेना इसको कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। 14 से 2/5 है वो क्या है, 2/7 है वो क्या है 15% से कम है, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी ही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, जब एक तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो उसके द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल 5929 सेमी स्क्वायर होता है। यदि तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए तो तार द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, पहले एक तार है उसको एक वर्गाकार फॉर्म में मोड़ा गया है, इस तरह से मोड़ा गया है, तो उसका जो एरिया वो कितना आ रहा है 5920 आ रहा है। इसका मतलब इसका मान लिसाइड अपने ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 5929 दे रखी है सेमी स्क्वायर। तो यहां से ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5929 हो जाएगी, ठीक है ना, सेमी स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है जो भी है। अब यहां से ध्यान से देखिए अब इसका अंडर रूट निकालना है आपको। अंडर रूट निकालने के लिए इसके जस्ट पास में लेके आइए। हमें पता है कि हमें बीच वाले को तो नहीं पता, लेकिन जो
जैसे 10 के मल्टीपल है 70 80, इनका तो पता है। देखिए 70 का निकालेंगे तो 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900 होता है, और 80 निकालेंगे 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है। 6400 होता है 4900 के बीच में आएगा, ये कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये 6900 आ रहा है मतलब 6000 के पास आ रहा है, 6000 के पास है, इसका मतलब क्या होगा 80 के आसपास जाएगा। 80 के पास कौन सा है जिसमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 7 आ रहा है, 9 आना चाहिए। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है, इसका मतलब क्या होना चाहिए 70 होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है 73 हो सकता है। ये दो ही ऐसे नंबर है जिनमें लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 9 आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना, ये दो होगा। तो 73 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब होगा कौन सा 77। 77 का निकाल के देख लीजिए 49, इधर भी 49, 49 2 98 हो जाएगा, ठीक है। 9 8 4 12, 49 और 9 कितना 58 और 1 59, 59429, ठीक है, ये आ रहा है। इसका मतलब एक साइड कितनी आ जाएगी 77 सेंटीमीटर आ जाएगी, ये इसकी साइड आ गई। अब इस साइड से लेके इस तार की लंबाई निकालो, पहले इसकी कितनी है पेरीमीटर कितनी है वो निकालो। तो ये कितनी हो जाएगी 4a होती है पेरीमीटर, 4 इंटू ए, इसका मतलब तार की लंबाई कितनी है 77 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू 77 है और इंटू 4। तार की लंबाई ये आ गई अपने पास, तार की लंबाई कितनी आ जाएगी 77 इंटू 4 सेंटीमीटर, ये तार की क्या आ गई अपने पास, इसकी पेरीमीटर निकाल ली, इसका मतलब ये तार की लंबाई आ गई। अब इस लंबाई से अपन क्या कर रहे हैं वर्तकाकार फॉर्म में इसको मोड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको यदि मोड़ेंगे तो वो भी क्या करेगा, ये सर्कमफेरेंस लेगा। पहले तार कहां कवर होगा इसकी सर्कमफेरेंस पे कवर होगा, और सर्कमफेरेंस कितनी होती है 2 पाई आर, और तार की लंबाई 2 पाई आर होगी, और तार की लंबाई यहां से निकाल कितनी ली अपन ने 77 इंटू 4 निकाल ली, ठीक है ना। यहां से देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू 77 इंटू 4 इक्वल टू, ठीक है। यहां से देख लीजिए 11 7 बार चला जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 से 4, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 49 सेंटीमीटर आ जाएगी। आर इक्वल टू कितना आ जाएगी 49 सेंटीमीटर। ये आ गई रेडियस। हमें पूछा क्या है द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा, तार द्वारा परिबद्ध, इसका एरिया निकालना है, और एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू वहां से निकालिए वो यहां पुट कर दीजिए, 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 49 इंटू 49। अब इसमें देखिए पहले तो ऑप्शन से इलिमिनेट कीजिए, इतना करने की जरूरत नहीं होती, वैसे मैंने समझाने के लिए किया। अब इसका देखेंगे टाइम कंज्यूम कैसे होता है। देखिए 22 में इसमें क्या छुपा हुआ है 22 में 11 छुपा हुआ है। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई लास्ट में क्वेश्चन देखना पूरा पढ़ना, लास्ट में जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसमें यदि पाई आ रहा है यानी 22 आ रहा है, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट आप क्या करो 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाइए पहले, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है तो डायरेक्ट अपन देखेंगे तो ऑप्शन इलिमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट का सम करना है आपको, और ऑड पेरेस्ट डिजिट और इवन पेरेस्ट डिजिट का जो सम है उनको एक दूसरे से डिफरेंस लेना उनका। यदि वो 11 से डिविजिबल है या फिर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है उनसे ये 11 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब इसमें 11 के डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे तो देखिए 5 और 2 7, 8 और 4 12, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5, नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखिए 9 और 4 13, 6 और 5 11, 13 माइनस 11 कितना 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। देखिए 6 और 2 8 और 7 और 3 10 बन रहा है, नहीं आ रहा। देखिए 6 और 5 11, 7 और 4 11, 11 माइनस 11 0, एकमात्र ऑप्शन है शायद जो क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इतना कहीं भी करने की कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं थी। यदि आपने लास्ट शुरू में क्वेश्चन स्टार्ट करते ही आपने क्या कर दिया पढ़ लिया कि वर्ताकार बन रहा है और वर्त में क्या आएगा, वर्त के क्षेत्रफल में पाई छुपा हुआ है, और पाई छुपा होने का मतलब इसमें क्या छुपा हुआ है 11 आएगा, और 11 का डिविजिबिलिटी रूल अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। तो कोई भी आपको यदि मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है और उसमें पाई आ रहा है तो डायरेक्ट पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना है, और वहां से एक या दो ऑप्शन आपको जरूर ऐसे होंगे जो इलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है ना, यदि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। अदरवाइज क्वेश्चन क्या होता है प्री वाले क्वेश्चन क्या होते हैं डायरेक्ट इलिमिनेट हो जाते हैं वहां से, जैसे ये हुआ है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर वही आएगा, ठीक है। तो ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चंस। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह होती है वो कमेंट में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।